आजाद ऑल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल शो दुनिया भर की खबरें। रोज रात के शो आपके लिए लाता हूं मैं। आज 28 मई 2024 है और आज के इस बुलेटिन में हम आपको आज दुनिया भर में कहां कहां क्या कुछ बड़ा हुआ इसकी पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर, जिसमें आज आप देखेंगे हिजबुल्लाह का इजरायली मिलिट्री बेस पर हमला, 86 सेटलमेंट्स में 930 इमारतों को नुकसान पहुंचाने का दावा, लेबनानी बॉर्डर के पास की बस्तियां छोड़ चुके हजारों इजरायली। नेतन्याहू ने राफा में हुए कत्लेआम को वो बड़ी गलती बताया, जंग के बाद पहली बार कबूली मासूमों की मौत। उधर रूस का बड़ा कदम, तालिबान को आतंकी संगठन यानी कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट से हटाएगा बाहर, अफगानिस्तान की बढ़ेगी ताकत। शेख हसीना को डर, बांग्लादेश को तोड़ने की हो रही साजिश, कहा बांग्लादेश म्यांमार को तोड़कर एक अलग मुल्क बनाने की हो रही कोशिश। और फिर आएगी कोरोना जैसी महामारी, ब्रिटिश साइंटिस्ट ने दी वार्निंग, कहा दुनिया तैयार नहीं, लोग इसे इलेक्शन का मुद्दा बनाए। तो चलिए तफसील से करते हैं खबरों का सिलसिला शुरू। आज थोड़ी हिंदी लैंग्वेज में हम बात करेंगे। बहुत से लोगों को मेरी उर्दू से प्रॉब्लम हो रही है कि हमें समझ नहीं आती, क्योंकि भारत के अलग अलग जोन हैं तो उन्हें खबर समझ में नहीं आती, तो थोड़ी आसान जुबान। हिजबुल्लाह का इजरायली मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है, 86 सेटलमेंट्स में 930 इमारतों को नुकसान पहुंचाने का दावा। यह हेडलाइन में आपने खबर देखी। आज 28 मई को एक बयान जारी हुआ। हिजबुल्लाह ने ऐलान किया इस बयान में कि उसने फलस्तीनी कब्जे वाले इलाके जो नॉर्थ इजराइल के इलाके कहलाते हैं, उनके कई हिस्सों में आज मिसाइल दागे। वहीं रामयास एक मिलिट्री बेस है, उसको निशाना बनाया, जिससे उस पर नुकसान हुआ। ईरानी न्यूज एजेंसी इरना की खबर के मुताबिक हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई के नतीजे में ज़ायनीवादियों की 86 बस्तियों में से लगभग 930 इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जहां जाकर मिसाइल और रॉकेट हिजबुल्लाह के लगे हैं। ज़ायनी आर्मी का जो रेडियो है उसने ऐलान किया है कि हिजबुल्लाह ने कल सुबह से कब्जे वाले फलस्तीन के नॉर्थ इलाकों में आज तक 90 रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह के हमलों के डर का आलम यह है कि बताया गया है कि अब तक हजारों सेटलर्स लेबनानी बॉर्डर के पास की बस्तियां छोड़कर जा चुके हैं। जिस तरीके से गजा के लोग बेघर हुए हैं, ये लोग भी बेघर हो गए हैं, क्योंकि इन्हें भी अपनी जान की परवाह है। चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो आई है विदेश से लेकिन आई है फलस्तीन के हक में। बड़ी खबर यह है कि 3 वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने आज फॉर्मली फलस्तीन को अलग स्टेट के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिया है। 28 मई की तारीख दी थी ना स्पेन ने, याद है। इस कदम से इजराइल खिसिया गया है, क्योंकि इस कदम से फलस्तीन की आजादी की उम्मीदें बढ़ जाएंगी, उसके एक अलग मुल्क बनने की उम्मीदें बढ़ जाएंगी। देखिए इजरायली अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल ने क्या लिखा है। अखबार लिखता है कि इजराइल ने स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड के इस कूटनीतिक कदम यानी कि डिप्लोमेटिक मूव की निंदा की है, मजम्मत की है, क्योंकि इससे टेल अवीव पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी इजराइल पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ जाएगा। वो बात आने लगेगी सामने कि यूएन चार्टर के हिसाब से इजराइल अपनी हुदूद में वापस जाए और गजा और फलस्तीन के बाकी हिस्सों के इलाकों को छोड़े। स्पेनिश हुकूमत के जो स्पोक्स पर्सन है पिलर एलेग्रिया, उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने फलस्तीनी स्टेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक अहम फैसला अपनाया है, एक अहम कदम उठाया है, जिसका एक ही मकसद था कि इजरायलियों और फलस्तीनियों को अमन, पीस हासिल हो सके, वो लोग एक साथ शांति के साथ, अमन के साथ रह सके। फिलहाल इजराइल ने इस फैसले की मुखालफत की है। इस पर एक अलग से एपिसोड बनाया जा सकता है, उन्होंने क्या कुछ कहा है। बढ़ते हैं आगे, इजराइल से जुड़ी खबर, बेंजामिन नेतन्याहू की खबर, क्योंकि रफा पर जिस तरीके से हमला हुआ, जो हमने नजारे देखे वो नाकाबिले बर्दाश्त थे। दुनिया ने मजम्मत की नेतन्याहू और इजराइल की। नेतन्याहू ने रफा में हुए कत्लेआम को अब बड़ी गलती बताया है। जंग के बाद यह पहली बार है कि उन्होंने मासूमों की मौत कबूली है। इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग शुरू होने के बाद पहली बार गजा में फलस्तीनियों की मौत को गलत बताया। कल संडे को इजरायली जो पार्लियामेंट है नेसेट में, उन्होंने स्पीच के दौरान यह कहा था कि निर्दोषों को, बेगुनाहों को जो चोट लगी है, वो हमारी कोशिशों के बावजूद कि हम उन फलस्तीनियों को बचाएं, लेकिन ऐसा ना हो सका, लिहाजा ये एक बड़ी गलती है। आपको याद होगा कि सैटरडे को इजरायली फौज ने गजा के रफा में स्ट्राइक की थी। 45 फलस्तीनियों को की इसमें मौत हो गई थी, 200 से ज्यादा जख्मी हुए थे। इजरायली फौज ने यह स्ट्राइक एक कैंप पर की थी,
इसमें गजा के बेघर लोग रह रहे थे। इसराइल के बाद लोगों की जली हुई लाशें निकाली जा रही थी। कुछ बच्चों के सर भी उड़ गए थे, धड़ी बाकी रह गए थे, याद होगा आपको। गलती मानने के बावजूद नेतन्याहू ने एक और बात कही कि जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक जंग नहीं रुकेगी। गलती हम मानते हैं, वी आर सॉरी नहीं बल्कि गलती मानते हैं। यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल से फौरन रफा और बाकी गजा में हमले रोकने को कहा है। उन्होंने कहा कि गजा में कोई ऐसी जगह अब नहीं बची है जो कि महफूज हो, जहां पर लोग जा सकें। रफा में बन रहे हालातों पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक भी बुलाई गई है। इससे भी इजराइल घबराया हुआ है, चिढ़ा हुआ है। अब रूस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, रूस ने बड़ा कदम उठाया है और तालिबान को आतंकी संगठनों यानी कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट से हटाने का फैसला किया है। इससे अफगानिस्तान की ताकत बढ़ेगी। तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को अपने मुल्क में तख्ता पलट करते हुए न सिर्फ हुकूमत कायम की बल्कि 20 साल तक अफगानिस्तान में काबिज रहे दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर फौज यानी कि यूएस आर्मी को भी खदेड़ दिया था। तालिबान के अफगानिस्तान की हुकूमत में लौटते ही सब कुछ बदल गया। अब तालिबान सेंट्रल एशिया की ताकत बनने का ख्वाब देख रहा है और इस ख्वाब को आंखें दे रहा है रूस। अमेरिका ने तालिबान पर आतंकवादी संगठन होने का ठप्पा लगाया था और रूस ने उस ठप्पे को जियोपॉलिटिक्स की छुरी से खुरचना शुरू कर दिया है। रूस चाहता है कि जितने भी लोग अमेरिका के सताए हुए हैं वो सब एक साथ आ जाए। रूस तालिबान को बैन हो चुकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट से हटाने वाला है। वॉइस ऑफ अमेरिका से लेकर दुनिया भर के मीडिया हाउस ने इस खबर को तफसील से छापा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लावरोव ने कहा कि कजाकिस्तान ने हाल ही में तालिबान को लेकर यह बड़ा फैसला लिया था और अब हम भी जल्द ही इसे लागू करेंगे और तालिबान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट से बाहर निकालेंगे। सरगेई लावरोव ने कहा कि तालिबान ही एक्चुअली अफगानिस्तान की असली ताकत है यानी असली हुकूमत है और हम उनसे अलग नहीं हैं। सेंट्रल एशिया में हमारे दोस्त भी उनसे अलग नहीं हैं। ये बहुत बड़ा बयान है, इसके कई तरीके के बयान हो सकते हैं, एक मल्टी डायमेंशनल बयान है दोस्तों अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत वापस कायम होने के 3 साल बाद रूस ने यह फैसला किया है। 1999 में यूएनएससी ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था। इसमें कहा गया था कि तालिबान दुनिया भर के आतंकी संगठनों को पनाह देकर उन्हें ट्रेनिंग देने का काम करता है। दरअसल पिछले साल के आखिर में कजाकिस्तान ने तालिबान को बैन किए गए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट से हटा दिया था। वैसे इस तालिबान को सोवियत रूस के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका ने फंड किया था। क्या आपको याद है जब 80 का दशक चल रहा था और सोवियत रूस की फौजें अफगानिस्तान में बैठी हुई थी, तब तालिबान को खड़ा किया गया था। फंड किसने किया? अमेरिका ने। इस तालिबान और मुजाहिदीन ने साल 1989 में सोवियत फौजों को खदेड़ा था। सोवियत इसके बाद टूट गया था। फिर अमेरिका जब अफगानिस्तान में पहुंचा तो अपने ही फंड किए तालिबान से उलझना पड़ा और अब उसी तालिबान से मात खा चुके सोवियत संघ यानी आज के रूस ने उससे दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी है और अब ये दोनों मिलकर अमेरिका के खिलाफ हैं। कहते हैं कि दुनिया गोल है, देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। दुनिया में नया निजाम कायम होकर रहेगा, ये लिख कर रख लीजिए और उसकी चाबी रूस के पास होगी, ये भी तय है। अब बात पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से। वहां की जो प्रीमियर हैं शेख हसीना साहिबा, उनको डर है कि बांग्लादेश तोड़ा जा सकता है और बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक अलग मुल्क बनाने की कोशिश हो रही है। बांग्लादेश की वजीर आजम, वहां की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने दावा किया है कि बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को तोड़कर ईस्ट तिमोर मुल्क जैसा एक मुल्क बनाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा कि वो ऐसा कभी नहीं होने देगी। हालांकि अपने बयान में प्राइम मिनिस्टर हसीना ने यह नहीं वाजे किया कि आखिरकार ये कोशिश कर कौन रहा है, वो कौन सा मुल्क है जो ये प्लान और ये साजिश तैयार कर रहा है। लेकिन फर्स्ट पोस्ट की खबर देखें तो पता चलता है कि हसीना का जो शक है या इशारा है वो अमेरिका की तरफ है। बांग्लादेशी पीएम ने यह जोर देकर जरूर कहा कि वो घरेलू और बाहरी दोनों ही मोर्चों पर बहुत ही कड़े चैलेंजेस से जूझ रहे हैं। बहुत ही अपने मुखालिफ पार्टियों का भी और बाहर का भी जो दुनिया है उसका भी उन्हें प्रेशर झेलना पड़ रहा है। पीएम हसीना ने कहा कि कुछ लोग ईस्ट तिमोर की तरह बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को लेकर एक ईसाई मुल्क बनाने की फिराक में हैं और जिसका बेस बंगाल की खाड़ी में होगा, बे ऑफ बंगाल में होगा। बांग्लादेशी वेबसाइट द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना ने यह भी दावा किया कि उन्हें 7 जनवरी को हुए इलेक्शन से पहले एक बड़ा ऑफर दिया गया था और यह कहा गया था, बल्कि इस ऑफर में एक धमकी थी और यह कहा गया था
कि उन्हें उनके मुल्क के बॉर्डर के अंदर एक एयरबेस बनाने की अगर इजाजत दे दी जाएगी तो जो इलेक्शन है वो बिना किसी दिक्कत के हो जाएंगे, वरना बड़ी दिक्कत आपके साथ हो सकती है। हालांकि उन्होंने यहां भी ये नहीं बताया कि उन्हें यह ऑफर किस मुल्क की तरफ से दिया गया था। तो क्या अमेरिका भारत के पड़ोस में एक एयरबेस बनाने के लिए बांग्लादेश पर प्रेशर डाल रहा है? यह एक बड़ा सीरियस सवाल है। लेकिन एक सवाल यह भी है, क्या शेख हसीना पॉलिटिक्स खेल रही हैं? इस तरीके के मुद्दे उछालकर वो अपनी इमेज को चमकाने की कोशिश कर रही हैं कि भाई देखो, हम मजबूती से लड़े, हमने किसी प्रेशर को नहीं माना और हम ही असली वफादार हैं बांग्लादेश के और हम इसकी जमीन नहीं देंगे। क्या यह है कोशिश? बताइएगा। अब बात आपकी सेहत की। कोरोना जैसी महामारी, पेंडेमिक फिर से आ सकती है, बल्कि खतरनाक हो सकती है। ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये वार्निंग दी है, कहा है कि दुनिया इसके लिए तैयार नहीं है। ब्रिटिश हुकूमत के एक्स चीफ साइंटिफिक एडवाइजर पैट्रिक वॉलेंस ने एक और महामारी यानी पेंडेमिक आने की वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि कुछ ही वक्त के बाद यह महामारी आना तय है, आएगी। फॉर्मर चीफ साइंटिफिक एडवाइजर ने ब्रिटेन में आने वाली हुकूमत को इस पर ध्यान देने की सलाह दी, क्योंकि अब ब्रिटेन में इलेक्शन का ऐलान हो चुका है। उन्होंने कहा जो भी नई गवर्नमेंट आए भैया ध्यान दो। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसे हालात से निपटने के लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है, लेकिन हम तैयार नहीं हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर देते हुए कहा कि अभी तक हम महामारी का सामना करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। ब्रिटिश वेबसाइट द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक एक प्रोग्राम में बोल रहे थे साइंटिस्ट साहब वॉलेंस, और वॉलेंस ने वहां पर कहा कि हमें शुरुआत में ही खतरों का पता लगाने के लिए बेहतर निगरानी तंत्र यानी बेटर सर्विलांस कायम करने की जरूरत है। अगर हम यहां पर चूक गए तो हम फिर पेंडेमिक को फैलने से नहीं रोक सकते हैं। अब ये महामारियां बार बार, बीमारियां बार बार आ जाएंगी तो फिर अजीब बात है दुनिया के लिए। लेकिन उन्होंने जो बात कही कि इलेक्शन का मुद्दा इसे बनाना चाहिए, क्या इस मुल्क में ऐसा हो सकता है जहां पर मुसलमान, मंगलसूत्र, हिंदू, ये वो, मंदिर, मस्जिद, मदरसा, पाकिस्तान, आरक्षण हो पाएगा? देश में, भारत में जिस वक्त इतनी गलीज राजनीति चल रही है, इतने गलीज मुद्दे हैं, कभी कभी मुझे गुस्सा आता है। जब न्यूज चैनल्स में था, एंकर था, सीनियर प्रोड्यूसर था, तब मैं राजनीति पर ही बोलता था। इंटरनेशनल इश्यूज भी मेरा फेवरेट प्रोग्राम हुआ करते थे जिन्हें मैं कंडक्ट करता था। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप भारतीय राजनीति पर प्रोग्राम्स देखना चाहेंगे? क्या आप इंडियन पॉलिटिक्स की खबरों को भी इस खबर में ऐड करना चाहेंगे या अलग से देखना चाहेंगे? जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट, दुआओं, मोहब्बत से हमारा कारवां चल रहा है। बाकी तो कुछ दिक्कतें हैं, हम इस प्लेटफॉर्म को पसंद नहीं आ रहे हैं क्योंकि हम खबरें ही ऐसी दिखा रहे हैं। खैर, सलामत रहिए, खुश रहिए, आजाद बोल इंडिया को देखते रहिए।